देखो, अब हम बात करेंगे ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के बारे में। ज़ेंकर डायवर्टिकुलम हमारी पहली पैथोलॉजी है इसोफेगस की, जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायवर्टिकुलम होता क्या है। डायवर्टिकुलम देखो भाई, आउट पाउचिंग होती है। क्या होती है आउट पाउचिंग? किसी भी ट्रैक में से कुछ भी आउट पाउच कर जाए ऐसे, तो उसको बोलेंगे डायवर्टिकुलम। ठीक है। अब ये जो आउट पाउचिंग है ना, ये बचपन से हो सकती है कंजेनाइटल, या फिर एक्वायर्ड हो सकती है हमारे पूरे लाइफ टाइम में। अगर ये कंजेनाइटल है तो हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। ट्रू होने का मतलब क्या है? इसमें सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी। म्यूकोजा भी प्रेजेंट होगी, सब म्यूकोजा भी प्रेजेंट होगी, मसल लेयर भी प्रेजेंट होगी। तो कनाडाल के अंदर सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ट्रू कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका मेकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है। अक्वायर डायवर्टिकुलम जो होती है, इसमें एक तो सिर्फ म्यूकोजा होगा, या फिर सब म्यूकोजा होगा, या फिर सिर्फ मसल लेयर होगी। इन तीनों में से कोई भी एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स डायवर्टिकुलम। इसको क्या कहते हैं हम? फॉल्स डायवर्टिकुलम। एक एक्सेप्शन है अक्वायर डायवर्टिकुलम के अंदर, कि वो है पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम। ओके, पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम आपका अक्वायर्ड होते हुए भी एक ट्रू डायवर्टिकुलम है। क्या है? एक ट्रू डायवर्टिकुलम है। बाकी सारे आपके एक्वायर्ड डायवर्टिकुलम क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं। ठीक है भाई। अब अक्वायर्ड डायवर्टिकुलम के अंदर दो आती है कैटेगरीज, एक आती है पल्शन, दूसरी आती है ट्रैक्शन। पल्शन का मतलब है पुश फ्रॉम द इनसाइड। ट्रैक्ट के अंदर कुछ लीजन है जिसके कारण पुश जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आपका डायवर्टिकुलम डेवलप हो जा रहा है। ट्रैक्शन का मतलब आता है पुल फ्रॉम द आउटसाइड। पुल फ्रॉम द आउटसाइड का मतलब क्या है? कि आपके ट्रैक के बाहर कुछ रीजन है जो कि खींच रहा है आपके ट्रैक को, जिसके कारण ऐसे आपका डायवर्टिकुलम जो है वो बन जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसोफेगस के डायवर्टिकुलम्स के बारे में। इसोफेगस के तीन डायवर्टिकुलम होते हैं। अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस में होता है जेंकर्स डायवर्टिकुलम, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में होता है एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, और बीच में होता है आपका पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम। अब आप सोच रहे होंगे कि जेंकर को और एपिफ्रेनिक को एक साइड में क्यों लिखा हुआ है और पैराब्रोंकियल को दूसरे साइड में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पैराब्रोंकियल इन दोनों से काफी अलग है। जेंकर और एपिफ्रेनिक दोनों एक दूसरे के भाई है। जेंकर डायवर्टिकुलम भी पल्शन होता है, एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम भी पल्शन होता है। दोनों फॉल्स डायवर्टिकुलम होते हैं। और इसका एग्जैक्ट उल्टा है आपका पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम। पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम आपका ट्रैक्शन के कारण होता है, और ये ट्रू डायवर्टिकुलम की कैटेगरी में आता है। इस पर कुछ 3 4 5 सवाल आप देख सकते हो पुराने आए हुए एग्जाम्स में, इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम टीबी के कारण होता है, मीडियास्टिनल टीबी के कारण। ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो फिर हम बात करते हैं जेंकर्स डायवर्टिकुलम के बारे में। अब भाई, जेंकर डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है पोस्टेरियर सर्वाइकल इसोफेगस में। पोस्टेरियर सर्वाइकल इसोफेगस में ये पोस्टेरियर आउटपाउचिंग होता है, जिसे हम कहते हैं जेंकर्स डायवर्टिकुलम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया, ये पोस्टेरियर सर्वाइकल इसोफेगस का है। पोस्टेरियर सर्वाइकल इसोफेगस में दो मसल्स होती है। एक होती है थायरोफेरेंजियस और एक होती है क्रिकोफेरेंजियस, जिसके बीच में एक आपका वीक एरिया होता है, जिसे हम कहते हैं किलियंस डेहिसन, जिसको हम क्या कहते हैं? किलियंस डेहिसन। जब आपका क्रिकोफेरेंजियस मसल का टोन बढ़ जाता है, टोन जो है बढ़ जाता है आपकी क्रिकोफेरेंजियस मसल का, क्या बढ़ जाता है? टोन। देन दिस मसल फेल्स टू रिलैक्स। ये मसल जो है आपकी रिलैक्स नहीं कर पाती। और नॉर्मली क्या होना चाहिए? जब आपका खाना एंटर करेगा तो क्रिकोफेरेंजियस मसल जो है ये रिलैक्स करेगी और खाना नीचे चला जाएगा। अब बिकॉज दिस क्रिकोफेरेंजियस मसल इज नॉट रिलैक्सिंग, तो आपका जो खाना है ये वीक एरिया, दैट इज किलियंस डेहिसंस के अंदर क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। खाना जो है वहां पर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि ये वीक एरिया था, वहां से आपका एक पोस्टेरियर आउटपाउचिंग डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे जेंकर्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, क्लैरिटी आ गई? हाँ जी, क्लैरिटी आ गई। अब हम बात करते हैं क्रिकोफेरेंजियस जो है ये बेसिकली अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, और इसके अंदर मेन पैथोलॉजी है। इसीलिए जब हम ट्रीट करेंगे ना, तो सिर्फ डायवर्टिकुलम को निकाल कर फेंक नहीं देंगे, हम जो है इस मसल को भी कट कर देंगे, क्रिकोफेरेंजियस मसल को, ताकि इसका टोन डिक्रीज हो और ये रिलैक्स करना शुरू कर जाए। ठीक है भाई। बाकी क्रिकोफेरेंजियस के अंदर टोन क्यों बढ़ जाता है? टोन बढ़ जाता है दो सब्सटेंसेस के कारण, दैट इज ACH एंड सब्सटेंस P। ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखो, क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मेल्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। 55 साल के बाद देखा जाता है। डिस्फेजिया इसका सबसे कॉमन फीचर है। रिगर्जिटेशन एंड ओल्ड अनडाइजेस्टेड फूड आपका प्रेजेंट रहेगा, रिगर्जिटेशन ऑफ ओल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। बाकी हेलिटोसिस और बैड ब्रेथ तो आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फूड आपका जो है डायवर्टिकुलम के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है, तो हेलिटोसिस बैड ब्रेथ उसके कारण आएगा। एस्पिरेशन, लंग एब्सेस, एस्पिरेशन लीडिंग टू लंग एब्सेस, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एसोसिएटेड विद जेंकर्स डायवर्टिकुलम। फिर हम बात करते हैं बॉयस साइन के बारे में। बॉयस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयस साइन क्या होता है उसको एग्जैक्टली समझाता हूं। देखो, बॉयस साइन के अंदर क्या मिलता है आपको? बॉयस साइन के अंदर आपको मिलता है नेक स्वेलिंग। क्या मिलता है? नेक स्वेलिंग मिलती है। ये नेक स्वेलिंग
लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमन होती है एज कंपेयर टू राइट साइड। और इस नेक स्वेलिंग के दो फीचर्स आपको पता होंगे। पहला फीचर, ये वेरिएबल होगी साइज के अंदर। कभी ये आपकी स्वेलिंग जो है बहुत बड़ी होगी साइज के अंदर, कभी बहुत छोटी होगी। दूसरा नेक स्वेलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ऑन प्रेसिंग मतलब ऑन अप्लाइंग प्रेशर दिस विल गिव एयर रीगर्जिटेंट साउंड। तो ये आपको बॉयज साइन पता होनी चाहिए विच इज पॉजिटिव इन जेंकर्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। आगे चलते हैं। रिस्क ऑफ कैंसर को इंक्रीज करता है बाय 0.5%। परसेंट ना याद रखे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ये आपका जो है रिस्क इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ठीक है। मॉर्टन क्लासिफिकेशन आप पूरा छोड़ दे ना करें। इन्वेस्टिगेशन, किसी भी एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन को देखने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं बेरियम सल्फेट की मदद से। बेरियम कार्बोनेट को भी हम यूज कर सकते हैं। बेरियम कार्बोनेट तो उल्टा ज्यादा रेडियो ओपिक होता है एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। लेकिन फिर क्यों यूज नहीं करते बेरियम कार्बोनेट को? वो इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये टॉक्सिक होता है भाई, बॉडी के लिए टॉक्सिक है। इसीलिए हम जो है सबसे ज्यादा कॉमनली किसको यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बेरियम सोलो कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका हो जाता है बेरियम सोलो। एंडोस्कोपी, मैनोमेट्री, ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। सीटी स्कैन कभी नहीं करते हैं हम इन केस ऑफ जेंकर्स डायवर्टिकुलम। बाकी ये लैटरल एक्सरे आप देख सकते हो। लैटरल एक्सरे के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से पोस्टीरियर आउटपाउचिंग जो है प्रेजेंट है। ओके, किस तरीके से पोस्टीरियर आउटपाउचिंग प्रेजेंट है। एंटीरियर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सरे कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो याद रखें ऐसे मिड लाइन में ही आउटपोचिंग आपको दिखेगा। ठीक है, अगला ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो देखते हैं। अगर डायवर्टिकुलम आपका मोर देन 4 सेंटीमीटर की साइज का है तो हम करेंगे सर्जरी। दो सर्जरी करेंगे। एक करेंगे हम डायवर्टिक्यूलेक्टोमी। ओके, डायवर्टिक्यूलेक्टोमी। एक्टोमी आ गया मतलब डायवर्टिकुलम को निकाल के फेंक देंगे। दूसरा करेंगे क्रिको फेरेंजियो मायोटोमी। क्रिकोफेरेंजियो मायोटोमी। मायोटोमी आ गया मतलब मसल को कट कर रहे हैं। कौन सी मसल? क्रिकोफेरेंजियस मसल। क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। डायवर्टिकुलेक्टोमी किया और क्रिकोफेरेंजियो मायोटोमी कर दिया। ये सर्जरी करते हैं अगर आपका डायवर्टिकुलम मोर देन 4 सेंटीमीटर हुआ साइज के अंदर। अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम साइज का है तो मायोटोमी करेंगे या फिर इंजेक्शन दे देंगे बोटुलिनम टॉक्सिन का। ये क्या करवाएगा? ये बेसिकली रिलैक्स करवा देगा इस मसल को, दैट इज क्रिकोफेरेंजियस मसल। 2 to 4 सेंटीमीटर की अगर साइज का है तो इन दोनों में से कुछ भी एक कर लो, दैट इज मायोटोमी या फिर इंजेक्शन दे दो बोटुलिनम का। साथ में फिक्सेशन कर दो डायवर्टिकुलम का। फिक्सेशन करना मतलब क्या? पहले ऐसा था आपका, फिर इसको जो है ऊपर लगा के इसोफेगस से ऐसे जोड़ दो, इसोफेगस से जोड़ दो, ताकि जो खाना है वो ऐसे नीचे जा नहीं पाएगा। फिर ऊपर ऊपर तो जा नहीं सकता ना। ठीक है, तो अगर 2 to 4 सेंटीमीटर है तो मायोटोमी और इंजेक्शन बोटुलिनम इनमें से कुछ एक करो, साथ में डायवर्टिकुलम फ्लेक्सी कर दो, दैट इज फिक्सेशन कर दो डायवर्टिकुलम। बाकी डोहल्समैन ऑपरेशन के बारे में एक सवाल आया था पिछली बार मतलब कभी तो आया था कि डोहलमैन ऑपरेशन किस पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है, तो वो किया जाता है जेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर। क्या है इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको कि ये एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है जिसके अंदर लीनियर स्टेपलर्स यूज किए जाते थे। अब हम उसकी जगह पर CO2 लेजर यूज करते हैं और ये तब करते हैं जब आपकी डायवर्टिकुलम की साइज 2 to 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसोफेजियल वेब्स के बारे में। देखो, इसोफेजियल वेब्स के बारे में हम क्या कहते हैं? इसोफेजियल वेब्स जो है ये कॉमनली आप एक सिंड्रोम के साथ देखोगे, दैट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम, पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम। इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब और डिस्फीजिया, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है। ये लोकेशन में होता है पोस्ट क्रिकोइड सर्वाइकल इसोफेगस के बाद। इट इज पोस्ट क्रिकोइड पोस्ट सर्वाइकल इसोफेगस। एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब होता है ये। एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब होता है जिसके अंदर मसल नहीं होती है। एसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि ये सर्कम्फरेंशियल वेब प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ एंटीरियर साइड में वेब प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपका पूरा इसोफेगस का ल्यूम है, सिर्फ एंटीरियर साइड में आपका वेब प्रेजेंट है, पूरा सर्कम्फरेंशियली नहीं प्रेजेंट है। ऐसा पूरा सर्कम्फरेंशियली प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंटीरियर साइड में वेब प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब कहते हैं जिसके अंदर मसल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, ये आपको फीमेल्स के अंदर ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू मेल्स। यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक होता है। अगर सिम्टोमेटिक है तो ये इसके अंदर डिस्फीजिया प्रेजेंट होगा, सिम्टम मोस्ट कॉमन सिम्टम। और इस डिस्फीजिया को हम क्या बोलेंगे? सिड्रोपेनिक डिस्फीजिया बोलेंगे। सिड्रोपेनिक डिस्फीजिया का मतलब क्या है? सिड्रो मतलब आयरन, पेनिक मतलब कम, आयरन डेफिशिएंसी डिस्फीजिया। ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आपका बेरियम सोलो। एंडोस्कोपी भी हम जो है कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट हम पहले, अगर एसिम्टोमेटिक केस है तो उसमें हम अनीमिया का ट्रीटमेंट करेंगे सिर्फ बाय आयरन।
और अगर डिस्फीजिया है मतलब सिम्प्टोमेटिक केस है तो बलून डायलिटेशन और बुके डायलिटेशन ये दोनों ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। देख सकते हो ये सिर्फ एंटीरियर साइड में आपका वेब प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर साइड में सिर्फ वेब प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे इसोफेजियल वेब। प्लमर विल्सन सिंड्रोम, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, काइलोनाइकिया, एंटीरियर साइड में आपका एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब, और ये आपका हो गया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बिफोर डायलिटेशन आप देख सकते हो ये आपका वेब है, और आफ्टर बलून डायलिटेशन ये आपका वेब है। इसोफेजियल रिंग, देखो इसोफेजियल रिंग के बारे में बात करते हैं तो ये आपको शार्ट्स की रिंग और बी रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ए रिंग और सी रिंग भी होती है, लेकिन चूंकि ये कोई सिम्टम नहीं लाते, दे आर ऑफ नो रिलेवेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है बी रिंग, जिसे हम शार्ट्स की रिंग के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल म्यूकोजल रिंग होगी। वेब जो था आपका क्या था, एसिमेट्रिकल वेब था। ओके, उस लेकिन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, उसमें भी मसल इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें भी मसल इन्वॉल्व नहीं है। ओके, उसमें भी मसल इन्वॉल्व नहीं थी वेब के अंदर, और आपके रिंग के अंदर भी मसल इन्वॉल्व नहीं है। लोकेशन क्या होती है, लोकेशन ऑफ, देखो वेब के बारे में तीन चीजें यहाँ पर लिखी, उसमें भी मसल इन्वॉल्व थी क्या, मसल इन्वॉल्व नहीं थी, वो एसिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल है। उसकी लोकेशन पोस्ट क्रिकोइड थी, इसकी लोकेशन अब डिस्कस करता हूँ। इसकी लोकेशन क्या है, इट इज फाउंड एट गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, जेड लाइन, अबव डायफ्राम। ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखना है, एक तो जी जंक्शन और जेड लाइन, इन दोनों में से कुछ भी हो तो ये वहां पर मिलती है। अबव डायफ्राम क्यों, जब हमने एनाटॉमी पढ़ा तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो आपका जी जंक्शन और जेड लाइन होता है ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। सही बात है, सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस कंडीशन इसोफेजियल रिंग इज commonly associated with the condition called as sliding hiatus hernia. Is commonly associated with the condition of the sliding hiatus hernia. और स्लाइडिंग हाइटस हर्निया में क्या होता है ना, स्टमक का कुछ पार्ट आपके डायफ्राम के ऊपर चला जाता है, जिसके कारण जो जी जंक्शन है और आपका जो जेड लाइन है ये दोनों डायफ्राम के ऊपर चला जाता है, डायफ्राम के ऊपर चला जाता है ये डायफ्राम, और ये आपका प्रेजेंट जी जंक्शन और जेड लाइन ऊपर। ठीक है, इसीलिए अबव डायफ्राम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय जीआरडी, मतलब प्री डिस्पोज बाय जीआरडी। प्री डिस्पोज जीआरडी आपका स्लाइडिंग हाइटस हर्निया भी कॉज करता है, और ये आपका इसोफेजियल रिंग भी कॉज करता है, और ये आपका बैरेट्स इसोफेगस भी कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ये मेल्स के अंदर ज्यादा होगा, मोर देन 40 ईयर्स की एज में होगा, और नॉन प्रोग्रेसिव रिंग का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये रिंग जो है एक बार जितनी फॉर्म होगी उतनी ही फॉर्म होगी। ठीक है, ठीक है, ये नॉन प्रोग्रेसिव रिंग है, मतलब अगर ये इस साइज की है तो इसी साइज की होगी। तो कभी लिक्विड डिस्फीजिया होगा कि इन पेशेंट के अंदर, नहीं, कभी नहीं होगा लिक्विड डिस्फीजिया, सॉलिड डिस्फीजिया होगा जरूर। तो 10 to 20% पेशेंट जो होते हैं इनके एसिम्प्टोमेटिक होता है, जो सिम्प्टोमेटिक होता है उनके अंदर कभी लिक्विड डिस्फीजिया कभी नहीं होगा, सॉलिड डिस्फीजिया होगा। और सॉलिड डिस्फीजिया भी माइल्ड टू मॉडरेट होगा, माइल्ड टू मॉडरेट, और एपिसोडिक होगा। एपिसोडिक होने का मतलब क्या है कि जब कोई बंदा, जिसको मान लीजिए आपका इसोफेजियल रिंग है उसके गट में, अगर वो अच्छे से च्यू कर रहा है खाना खाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको सॉलिड में भी, लेकिन अगर वो किसी चीज को खाता नहीं अच्छे से और वो अटक जाएगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो फिर उसको जो है सिम्टम देखने को मिलेगा डिस्फीजिया। तो जो आपको सॉलिड डिस्फीजिया मिलता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है और एपिसोडिक होता है, कभी कभी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सडन अफीजिया अगर हो गया तो ये कब होता है, जब आपका कोई मिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर, मिड बॉल या फिर मिड बॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्ट कर दे आपकी इस पूरे जीआई ट्रैक्ट को, पूरे इसोफेगस को, तब जाके आपको सडन अफीजिया जो है फील होगा। इसको हम कहते हैं स्टीक हाउस सिंड्रोम, और ये स्टीक हाउस सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज आपका शार्ट रिंग होता है, बाद में डीईएस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका क्या हो जाएगा, बेरियम सॉल्व हो जाएगा। ट्रीटमेंट आप जो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के अंदर, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के अंदर पहले जीआरडी को ट्रीट करो बाय गिविंग पीपीआई, और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, बलून डायलिटेशन कर देंगे, बलून डायलिटेशन कर देंगे। ठीक है, ये आपका इमेज है शार्ट्स की रिंग का। शार्ट्स की रिंग का कभी इमेज आएगा नहीं आपको एग्जाम के अंदर, ये इमेजेस आ सकती है फॉर स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, क्योंकि इनके अंदर स्लाइडिंग हाइटस हर्निया भी प्रेजेंट है, तो इमेजेस को आप देख सकते हो और रिंग्स को भी देख। अब हम जो हमने तीन टॉपिक्स पढ़े उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा दैट इज जेंकर डायवर्टिकुलम। देखो जेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर पहला सवाल ये है, ये इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इसोफेजियल डायवर्टिकुलम इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। इसोफेजियल डायवर्टिकुलम कैन बी ट्रू या फिर फॉल्स। जी हाँ, ट्रू आपके कौन से होते हैं, जेंकर होता है, सॉरी ट्रू आपका होता है पैराब्रोंकियल, और फॉल्स आपके कौन से होता है, फॉल्स होता है आपके एपिफ्रेनिक एंड जेंकर। जेंकर डायवर्टिकुलम पोस्टीरियरली आता है मिड लाइन के अंदर, ये भी सही है, ये भी सही है। पेरीब्रोंकियल ट्रू होता है, ये भी सही है। एपिफ्रेनिक आपका ट्रू होता है क्या भाई, नहीं ये फॉल्स होता है, तो ये आपका आंसर हो गया डी वाला। तो फिर आगे चलता है,
किलियन ट्रायंगल इज लोकेटेड बिटवीन, ये तो आपको पता है, थायरोफेरेंजियस होती है ऐसे ऐसे, और ये होती है क्रिकोफेरेंजियस, ये बीच का एरिया होता है किलियन रीजन। फिर हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दी जेंकर डायवर्टिकुलम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब फॉल्स ढूंढना है आपको। ये अक्वायर्ड है क्या? हाँ जी अक्वायर्ड है। कंजेनिटल का एग्जांपल क्या था? मैकल्स था। लैटरल एक्सरे बेरियम सोलोपे और ऑफन डायग्नोस्टिक, जी हाँ यही डायग्नोस्टिक होते हैं लैटरल एक्सरे। फॉल्स डायवर्टिकुलम, जी हाँ जेंकर आपका फॉल्स डायवर्टिकुलम है। इट इज आउट पाउचिंग ऑन द एंटीरियर फेरेंजियल वॉल, ये गलत हो गया ना भाई, ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से आता है, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि फॉल्स ढूंढना था आपको। तो ये बात करते हैं अब, दैट इज बेसिकली पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेलिडोसिस एंड स्वेलिंग इन द lateral aspect of the neck, okay, which on pressing gives rise to regurgitant air sound, तो ये बॉयस साइन पॉजिटिव हो गया इसमें, बॉयस साइन पॉजिटिव, ओके, रिगर्जिटेंट एयर साउंड देना और प्रेसिंग। और बेरियम इमेज दी गई है आपको, ये देखो आप देख सकते हो पोस्टीरियर आउट पाउचिंग, एंटीरियर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सरे के अंदर भी आप देख सकते हो, तो फेरेंजियल पाउच या फिर जेंकर डायवर्टिकुलम हो जाएगा भाई, क्लियर है, बहुत इजी। फिर हम बात करते हैं अगले सवाल की, दैट इज बेसिकली दिस आ गया आ गया आ गया, फॉल्स अबाउट श्वार्ट्ज़गिरिंग, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में होती है, सही बात है, ये जी जंक्शन जेड लाइन लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस की ही बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, ये भी सही है, मसल इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, इन्वॉल्व म्यूकोजा सब म्यूकोजा एंड मसल, ये गलत हो गया भाई, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, मस्कुलरिस कभी इन्वॉल्व नहीं होता, ना रिंग में ना वेब में, लोकेटेड कॉमो कोलोनर जंक्शन, करेक्ट, जेड लाइन पे लोकेटेड होता है ना। अगला क्वेश्चन, ये आपका पीजीआई का सवाल है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बोली गई थी और ये मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं इसमें। ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है रिगार्डिंग श्वार्ट्ज़गिरिंग, डिस्फेजिया प्रीडोमिनेंटली होता है टू सॉलिड्स, ट्रू, लिक्विड डिस्फेजिया कभी प्रेजेंट नहीं होगा। इंक्रीज रिस्क विथ रिफ्लक्स, ये भी ट्रू, जीआरडी के साथ इंक्रीज रिस्क होती है। कंसेंट्रिक नैरोइंग ऑफ लोअर इसोफेगस दैट टू सिमेट्रिकली, ये भी ट्रू, सिमेट्रिकल नैरोइंग होती है और वो भी लोअर इसोफेगस में। कंटेंस इसोफेजियल मसल, नहीं भाई मसल इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर, कितनी बार बताओ, रिंग हो वेब हो किसी के अंदर मसल इन्वॉल्व नहीं होती। कंसिस्ट ऑफ इसोफेजियल म्यूकोजा अबव एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिलो, क्योंकि मैंने बताया था इसकी लोकेशन जीईजे है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के ऊपर क्या होगा? इसोफेगस होगा, नीचे क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोजा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपके ए बी ए बी सी और ई ये ट्रू हो गए, डी आपकी ये सारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो अब हम जो है ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया, फास्ट फास्ट अगर रिवाइज करवा दूँ 5 मिनट के अंदर तीनों टॉपिक तो बढ़िया हो जाएगा। तो क्या है, जेंकर डायवर्टिकुलम आउट पाउचिंग होती है, दो टाइप की हो सकती है, कंजेनिटल या फिर एक्वायर्ड। कंजेनिटल के अंदर तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, मेकल्स डायवर्टिकुलम आपका एग्जांपल होता है, इसलिए इसको ट्रू डायवर्टिकुलम कहते हैं। एक्वायर्ड डायवर्टिकुलम के अंदर सिर्फ म्यूकोजा होगा या फिर सब सब म्यूकोजा होगा या फिर सिर्फ मस्कुलरिस लेयर होगा, ओके, इसलिए इनको फॉल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या होता है एक्वायर्ड के अंदर, जो कि ट्रू है वो है पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम। फिर हम बात करते हैं इनके दो टाइप हो सकते हैं, पल्शन या फिर ट्रैक्शन। पल्शन के अंदर पुश आएगा फ्रॉम दी इनसाइड, ट्रैक्शन के अंदर पुल आएगा फ्रॉम दी आउटसाइड। अगर हम बात करते हैं तीन टाइप्स के बारे में इसोफिजियल डायवर्टिकुलम के, तो वो होते हैं जेंकर डायवर्टिकुलम और एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, जो कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, पल्शन है दोनों और दोनों फॉल्स है। तीसरा टाइप होता है वो होता है पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम, जो कि मिडिल पार्ट ऑफ एसोफेगस से आता है, ये ट्रैक्शन होता है मोस्ट कॉमनली और ट्रू डायवर्टिकुलम होता है। और आपका जो पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम है इट कैन बी ड्यू टू मीडियस्टिनल टीबी। फिर हम बात करते हैं जेंकर डायवर्टिकुलम, ये पोस्टीरियर आउटपाउचिंग होती है इन द पोस्टीरियर सर्वाइकल इसोफेगस, पोस्टीरियर आउटपाउचिंग इन द पोस्टीरियर सर्वाइकल इसोफेगस इज कॉल्ड एज जेंकर डायवर्टिकुलम। ये आपका किलियन रेडियस है बिटवीन थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस मसल, चूंकि आपके क्रिकोफेरेंजियस मसल का टोन इंक्रीज हो जाता है, इट फेल्स टू रिलैक्स एंड ओपन, जिसके कारण फूड आपका अक्यूमुलेट हो जाता है इन दिस वीक एरिया किलियन रेडियस, और आपका डायवर्टिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज जेंकर डायवर्टिकुलम। आपकी टोन इंक्रीज करती है क्रिकोफेरेंजियस मसल की ड्यू टू एसीएच एंड सब्सटेंस पी। क्लिनिकल फीचर्स कौन से होते हैं, मेल्स के अंदर ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ओके, 55 ईयर्स के बाद होगा। डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन ऑफ ओल्ड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डायवर्टिकुलम। हेलिडोसिस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ द फूड इन द डायवर्टिकुलम। फिर हम बात करते हैं एस्पिरेशन एंड लंग एब्सेस, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जेंकर डायवर्टिकुलम का। नेक स्वेलिंग, बॉयज साइन क्या होता है, नेक स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी लैटरली लेफ्ट साइड में ज्यादा एज कम्पेयर टू राइट साइड, जो कि वैरी करेगी साइज के अंदर, एंड एयर साउंड आएगा ऑन दी प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जो कि गर्गलिंग रिगर्जिटेंट साउंड होगा। रिस्क ऑफ कैंसर को ये इंक्रीज करता है बाय स्मॉल अमाउंट, जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेरियम सॉल्व हो जाएगा, एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री आप कर सकते हो, सीटी स्कैन की कोई जरूरत होती नहीं है। लैटरल साइड का एक्सरे आप करते हो, जो कि बेसिकली डायग्नोस्टिक होता है फॉर दी जेंकर्स डायवर्टिकुलम।
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर का आपका डायवर्टिकुलम है तो सर्जरी करो, डायवर्टिकुलम को रिमूव कर दो, डायवर्टिकुलेक्टोमी, क्रेनियोफेरेंजियस मसल को हम तोड़ देंगे, क्रेनियोफेरेंजियोमायोटोमी, ये दोनों चीजों को मिलकर हम सर्जरी कर देंगे अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर का डायवर्टिकुलम होता है तो। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर का डायवर्टिकुलम होता है तो फिर उसके अंदर हम मायोटोमी या फिर इंजेक्शन दे देंगे बोtulinum टॉक्सिन का। अगर 2 to 4 सेंटीमीटर का डायवर्टिकुलम होता है तो मायोटोमी या फिर इंजेक्शन बोtulinum टॉक्सिन इतना तो करेंगे ही करेंगे, साथ में डायवर्टिकुलोपेक्सी कर देंगे, दैट इज फिक्सेशन कर देंगे आपके डायवर्टिकुलम का पोस्टीरियरली उठा के, वो भी ताकि खाना उसमें जाए ना। डोलमैन्स ऑपरेशन तब करते हैं जब डायवर्टिकुलम की साइज 2 to 6 सेंटीमीटर की हो। ये एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है जिसमें पहले लेजर स्टैपलर यूज किए जाते थे, अब क्या यूज करते हैं, अब हम जो है CO2 लेजर यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके इसोफेजियल वेब्स के बारे में। इसोफेजियल वेब्स आपको प्लमर विंसन सिंड्रोम, पैटरसन के डाउन केली सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसका ट्रायड होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब और डिस्फेजिया। ये लोकेशन में पोस्ट क्रिकॉइड होता है, एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब होता है जिसके अंदर मसल इन्वॉल्व होती है, क्या मसल इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होती। ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर सिम्टम इनके अंदर दिखते हैं तो वो डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया प्रेजेंट इन इसोफेजियल वेब, उसको हम सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया कहते हैं। सिड्रो मतलब आयरन, पेनिक मतलब डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में प्रेजेंट रहेगा और ये डिस्फेजिया में प्रेजेंट रहेगा। ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्मॉल सेल कैंसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये भी चूंकि एक एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन है तो इसके अंदर बेरियम सोलो देखने को मिलेगा, एंडोस्कोपी भी हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर अगर आप देखोगे एसिम्टोमेटिक केसेस के अंदर एनीमिया को करेक्ट करते बाय गिविंग आयरन, और अगर सिम्टोमेटिक केसेस है जिसके अंदर डिस्फेजिया दिख रहा है तो बलून और बुकी डायलिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर साइड में आपको वेब दिख रहा है, तो इसलिए एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब होता है। ये आपका एक्सरे एसिमेट्रिकल म्यूकोजल वेब आपको दिख सकता है ऑन द एंटीरियर साइड। प्लमर विंसन सिंड्रोम, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, काइलोनाइकिया, एसिमेट्रिकल म्यूकोजल एंटीरियर वेब, और ये आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बिफोर डायलिटेशन ये आपका वेब दिख रहा है और ये आफ्टर डायलिटेशन है। फिर हम बात करते हैं इसोफेजियल रिंग के बारे में। इसोफेजियल रिंग आपकी 3 होती है, ए, बी और सी। बी रिंग आपकी इंपॉर्टेंट है जिसे हम शासकी रिंग कहते हैं। ए और सी रिंग के अंदर कोई सिम्टम नहीं आते, देयरफॉर नो रिलेवेंस। आपकी जो शासकी रिंग होती है सिमेट्रिकल म्यूकोजल रिंग होती है जिसके अंदर कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज फाउंड एट जी जंक्शन एंड जेड लाइन अबव द डायफ्राम। व्हाई अबव द डायफ्राम? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद स्लाइडिंग हाइड्रस हर्निया। इट इज प्री डिस्पोज्ड बाय GERD। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ये मेल्स के अंदर ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मोर देन 40 ईयर्स के पॉपुलेशन में मिलती है, और नॉन प्रोग्रेसिव रिंग इसके अंदर आपको मिलती है। नॉन प्रोग्रेसिव रिंग मिलने के कारण इसमें अगर आप देखोगे तो 10 to 20% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर देखोगे तो लिक्विड डिस्फेजिया कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है बहुत आसानी से एक लाइन के थ्रू पास कर सकता है। बाकी सॉलिड डिस्फेजिया आपको मिल सकता है, और ये सॉलिड डिस्फेजिया एक तो माइल्ड टू मॉडरेट होगा या फिर एपिसोडिक होगा। एपिसोडिक क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा निवाला खा लिया आपने तो वो तो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से चबा के खाते हो तो फिर वो आप आसानी से चला जाएगा। इसलिए एपिसोडिक माइल्ड टू मॉडरेट आपका सॉलिड डिस्फेजिया होगा। सडन अफिजिया का मतलब क्या है कि मिड बॉल या फिर मिड बॉल जैसी कोई चीज जो है वो डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगी आपके पूरे इसोफेगस को, जिसके कारण सडन इस अफिजिया होगा। इस सिंड्रोम को हम स्टीक हाउस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज आपका शार्ट्स रिंग होता है, फॉलोड बाय DES। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आपका बेरियम सोलो। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट पहले अगर एसिम्टोमेटिक केस है तो एसिम्टोमेटिक केस में हम रिफ्लक्स को ट्रीट करेंगे बाय गिविंग PPI, और अगर सिम्टोमेटिक केस है तो उसके अंदर बलून डायलिटेशन करेंगे अगर सिम्टोमेटिक है तो। फिर हम बात करते हैं, ये इमेज कभी शासकीय रिंग की तो आएगी नहीं, लेकिन स्लाइडिंग हाइड्रस हर्निया के लिए यही सेम इमेजेस आ सकती है। ये ऊपर ए रिंग दिख रही है, नीचे बी रिंग है, ये आपकी बी रिंग है जिसे हम शासकीय रिंग कहते हैं, ये भी शासकीय रिंग की इमेज है। इस तरीके से हमारा खत्म होता है। अगले ऑडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम जो है TF पढ़ेंगे, दैट इज ट्रकियोसेफेजियल फिस्टुला।